आज के इस वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्यूएसओ जो कि विटनेस से डील करता है। इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 3 to 17। इस चैप्टर में बेसिकली 5 चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि कौन पर्सन गवाह बन सकता है। फर्स्टली ये कि कौन पर्सन गवाह बन सकता है। सेकेंडली कौन सा पर्सन जो है वो गवाह नहीं बन सकता या कौन सा पर्सन जो है वो गवाही नहीं दे सकता। एंड थर्डली ये कि कब आप किसी विटनेस को गवाही देने के लिए कंपेल कर सकते हो। एंड फोर्थली कि आप किस पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते गवाही देने के लिए, या जिन पर्सन को प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल होती है जिन्हें आप गवाह नहीं बना सकते। एंड लास्ट में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक केस के अंदर कितने नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर होते हैं या कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस किस तरह डिसाइड होती है। ये नॉर्मली 5 चीज़ें ही जो हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। इनको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमें आइडिया क्लियर हो कि आखिर विटनेस कौन होता है, विटनेस किसे कहेंगे। तो विटनेस नॉर्मली एक वो पर्सन होता है जो कि गवाही देता है, कोई एविडेंस पेश करता है, या ट्रायल जब चल रहा होता है तो ट्रायल के टाइम पर जो केस के फैक्ट होते हैं उससे मुतल्लक जो पर्सन कोई चीज़ रिप्रोड्यूस करे, कोई सबूत वगैरह पेश करे। तो इस बेस पर विटनेस की डेफिनेशन ये हो सकती है कि सोर्स ऑफ एविडेंस एंड अ पर्सन हु प्रोड्यूस एविडेंस एट अ ट्रायल टाइम रिलेटिंग टू अ फैक्ट ऑफ अ केस। ये जो है वो विटनेस की डेफिनेशन हो सकती है कि विटनेस नॉर्मली ये पर्सन होता है। तो अब इससे ये आइडिया हो गया कि विटनेस कौन होता है। अब हम लोग 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर के मेन सब्जेक्ट हैं, जो इसमें चैप्टर में चीज़ें डिस्कस की गई हैं उन चीज़ों को। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये है कि कौन पर्सन गवाह हो सकता है। इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है जो डील करता है चैप्टर का वो है आर्टिकल 3, और उसके साथ ही हम लोग आर्टिकल 16 को भी साथ ही में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 3 की जो टाइटल है वही इससे ही नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इधर लिखा हुआ है कि हु मे टेस्टिफाई, कि कौन पर्सन गवाही दे सकता है, यानी कौन पर्सन गवाह बन सकता है। आर्टिकल 3 को बेयर एक्ट से रीड करने से पहले हम नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस आर्टिकल में नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ही डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 कि ये कौन पर्सन गवाह हो सकता है, एंड सेकेंडली कौन पर्सन गवाह नहीं बन सकता, एंड थर्ड ये कि कोर्ट जो गवाह की कॉम्पिटेंसी है वो कौन डिसाइड करता है कि कौन पर्सन गवाह हो सकता है। ये फैक्टर कौन जो है वो डिसाइड करता है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि कौन पर्सन गवाह हो सकता है, उसके बारे में सिंपल जो है गवाह बनने के लिए 2 रिक्वायरमेंट पूरी होना ज़रूरी है कि नंबर 1 तो ये वो पर्सन जो कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सके, जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, एंड सेकेंडली वो पर्सन जो कोई सवाल पूछा जा रहा है उसका रैशनल आंसर यानी उसका लॉजिकल आंसर दे सके। अगर कोई ये लिटमस टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है, यानी ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो लिटमस टेस्ट है विटनेस गवाह बनने के लिए, अगर कोई ये पर्सन जो है ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है तो वो पर्सन जो है वो गवाह बन सकता है। ये आर्टिकल 3 में बताया गया है। अब चाहे वो पर्सन जो है उसे कोई फिज़िकली डिजीज़ हो, यानी कोई जिस्मानी बीमारी हो, या फिर कोई मेंटली डिजीज़ हो, उसे बेशक उसकी बहुत ज़्यादा एज है, एज फैक्टर हो, या बहुत कम एज का पर्सन हो, या कोई भी उसे कोई इशू हो, लेकिन अगर जो सवाल उससे पूछा जा रहा है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता हो, इसी तरह उस सवाल का वो रैशनल आंसर दे सकता हो, तो ये तमाम चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं, वो पर्सन गवाह बन सकता है। एंड गवाह बनने के हवाले से ही इस आर्टिकल में चीज़, इसके अलावा एक और भी चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर एक पर्सन जिसे पर्जरी या फॉल्स एविडेंस देने में, यानी डॉक्यूमेंट की जालसाजी, पर्जरी या फिर कोई झूठी गवाही देने में सज़ा हुई हो, तो अव्वल तो वो गवाह नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो पछता रहा हो, बाद में वो अपने जो है वो रिपेंट कर ले, तो अब इस सिचुएशन में वो पर्सन भी गवाह बन सकता है। गवाह बनने के लिए बेसिकली 2 ही फैक्टर्स का पूरा होना ज़रूरी है कि अगर आप जो सवाल आपसे पूछा जा रहा हो वो आप समझ सकते हो, या आप उसका रैशनल आंसर दे सकते हो। अगर तो आप ये टेस्ट क्लेरिफाई कर जाते हो तो अब आप गवाह बन सकते हो। अब बेशक आप लुनेटिक हो, आप कम्प्लेक्स हो यानी शरीके मुजरिम हो, आप अपने दूसरे कोई एक्यूज़ के ख़िलाफ़ गवाह बन सकते हो। आप जो है वो बहुत ज़्यादा एज फैक्टर है, आपका बहुत ज़्यादा एज वाले हो, या कम उम्र के हो, या आपको कोई मेंटली या बॉडीली डिजीज़ है, लेकिन अगर आप इस सवाल समझ सकते हो, उसका रैशनल आंसर दे सकते हो, तो आप गवाह बन सकते हो। आर्टिकल 3 में बस गवाह बनने के हवाले से यही 2 लिटमस टेस्ट यही क्लेरिफाई किया गया है। उसके अलावा जो इसमें सेकेंडरी चीज़ इस आर्टिकल 3 में डिस्कस की गई है कि कौन पर्सन गवाह नहीं बन सकता,
तो वो भी यही है कि अगर अगर आप गवाह ला बनने के लिए भी यही टेस्ट फॉलो किया जाएगा कि अगर आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसे नहीं अंडरस्टैंड कर सकते और ना ही आप उसका रैशनल आंसर नहीं दे सकते, तो एक तो वो पर्सन गवाह नहीं बन सकता। सेकेंडली जो है, अगर आपको सज़ा हुई है, आप कन्विक्टेड हो किस ऑफेंस पे, पर्जरी के या फॉल्स एविडेंस देने की बात पे, तब भी आप लोग गवाह नहीं बन सकते। इसी तरह जो है नेक्स्ट के ये जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है, थर्ड क्वेश्चन जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है ये कौन डिसाइड करता है, तो ये जो है फैक्टर ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोर्ट डिसाइड करती है। अब हम लोग इसको बेयर एक्ट से रीड कर लेते हैं आर्टिकल 3 को, क्योंकि हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्चुअल तो पहले इसको क्लियर कर लिया कि जो 3 चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी कि कौन पर्सन गवाह बन सकता है, कौन पर्सन गवाह नहीं बन सकता, और जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है वो कोर्ट डिसाइड करता है। इसको मैंने पहले इसलिए इस तरह क्लियर किया, इस तरह इसलिए डिस्कस किया क्योंकि बाज़ औक़ात जो है चीज़ें पढ़ने से याद नहीं रहती, सुनने से ज़्यादा याद रह जाती, इसलिए जो इसका बेयर क्रक्स था वो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इसको बेयर एक्ट से रीड कर लेते हैं। सो आर्टिकल 3 डील करता है हु में टेस्टिफाई, यानी कौन पर्सन शहादत दे सकता है, कौन पर्सन गवाही दे सकता है। इस पर सिंपल लिखा हुआ है ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेड टू टेस्टिफाई unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body of mind or any other cause of safeguard। So simple इधर जो है वो जनरल रूल यही लिखा हुआ है कि तमाम पर्सन शहादत दे सकते हैं, तमाम पर्सन गवाह बन सकते हैं। ये सिर्फ तब गवाह नहीं बन सकते जब वो अपनी बहुत ज़्यादा एज होने की वजह से या बहुत कम उम्र होने की वजह से या फिर किसी डिजीज़ होने की वजह से, चाहे वो अब बॉडी की है या माइंड की या फिर किसी इसी तरह की नेचर की किसी वजूहात की बुना पर जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है उसे वो अंडरस्टैंड ना कर सकते हो या उसका रैशनल आंसर ला दे सकते हो। अगर इस तरह का फैक्टर हो जाए तो तब वो लोग गवाह नहीं बन सकते। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि तमाम पर्सन गवाह बन सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है गवाह बनने के लिए कि वो जो सवाल उससे पूछा जा रहा है वो उसे समझ सकते हो और उसका रैशनल आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट इसमें 3 प्रोवाइजो डिस्कस की गई है। Number 1 proviso provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence। perjury होती है जब आप किसी डॉक्यूमेंट की जालसाजी करते हो। तो फर्स्ट प्रोवाइजो में सिंपल ये डिस्कस किया गया है कि अगर एक पर्सन को सज़ा हो चुकी है, उस पर सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, उसे बाकायदा सज़ा हो चुकी है किस ऑफेंस की, किस जुर्म की, कि उसने डॉक्यूमेंट की जालसाजी की थी या उसने कोई फॉल्स एविडेंस दिया था, तो इस बात पे वो पर्सन अपने इस जुर्म की बुला पर गवाही नहीं दे सकता, अब वो कॉम्पिटेंट नहीं होता विटनेस बनने के लिए। सेकंड प्रोवाइजो डील डिस्कस हुआ हो रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन अबाउट हुम द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज रिपेंटेड देयर आफ्टर अमेंडेड हिज वेज। यानी अगर कोई पर्सन जिसको सज़ा हुई, जो पर्सन जो था जिसने पर्जरी की थी या झूठे एविडेंस दिए थे, अगर वो बाद में कोर्ट को लगता है कि वो रिपेंट कर रहा है, पछता रहा है अपने इस गुनाह के लिए, तो अब इस सिचुएशन में वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाई था पहले कि वो पहले गवाह नहीं हो सकता था इसी जुर्म की बुना पर, अब अपनी रिपेंटेंस की वजह से जो है वो गवाह बन सकता है, अब वो कॉम्पिटेंट हो सकता है गवाही देने के लिए। थर्ड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन द competence of a witness in accordance with the qualification prescribed by the injection of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah फॉर अ विटनेस। यानी कि कोर्ट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन पर्सन गवाह हो सकता है, नहीं हो सकता, ये चीज़ जो है वो कोर्ट ने डिसाइड करनी होती है, और डिटर्मिनेशन फैक्टर जिसकी बेस पे वो डिसाइड करती है वो जो है वो कुरान मजीद और जो सुन्ना में गवाह की कॉम्पिटेंसी के लिए जो फैक्टर डिसाइड किया गया है कि इस तरह उस बेस पर जो है वो कोर्ट डिसाइड करती है इसकी कॉम्पिटेंसी। एंड वेयर सच विटनेस इज नॉट forthcoming द कोर्ट में टेक द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु वे अवेलेबल। लेकिन अगर जो फैक्टर, जो क्वालिफिकेशन एक गवाह के होने के लिए पूरी होनी चाहिए, जो कुरान मजीद में और सुन्ना में इस्लामी तालीमात में बताई हुई है, ऐसा विटनेस वजूद ना हो, forthcoming मतलब वो वजूद नहीं है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो गवाह वजूद होगा वो उसकी गवाही ले सकती है। एक्सप्लेनेशन अ लुनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी कि एक लुनेटिक पर्सन भी, जो पर्सन लुनेटिक वो होता है जो कि कभी कुछ टाइम के लिए पर्सन नॉर्मल होता है, कुछ टाइम के लिए एबनॉर्मल होता है, तो उन्होंने लिखा है कि इधर ही बताया हुआ है कि जो लुनेटिक है वो भी कम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, वो भी गवाही दे सकता है।
अनलेस एक्सेप्शन ये है कि कब गवाही दे सकता है, ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बाय हिज लॉयल्टी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू दैट। मतलब जब उससे जो सवाल पूछा जा रहा है वो उसको ला समझ सकता हो, उसका रैशनल आंसर ला दे सकता हो, तो अब सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से वो गवाह नहीं बन सकता, अदरवाइज वो गवाह हो सकता है। आर्टिकल 3 में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं डिस्कस की गई थी। आर्टिकल 3 में सिर्फ नॉर्मली 3 चीज़ें ही डिस्कस की गई थी। नंबर 1 के कॉल पर्सन शहादत दे सकता है, सेकेंडली कॉल पर्सन गवाही नहीं दे सकता, और थर्ड ये कि ये कॉल पर्सन गवाही दे सकता है नहीं दे सकता, ये जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है इसी चीज़ को डिसाइड कर ले कि ये कॉल डिसाइड करता है। तो नंबर 1 में कहा कि कॉल पर्सन गवाही दे सकता है, उसमें सिर्फ हम लोगों ने 2 फैक्टर्स देख ले, यानी ये गवाह बनने के लिए जो 2 फैक्टर है बेसिकली ये एक लिटमस टेस्ट है गवाह बनने के लिए, और वो लिटमस टेस्ट में जो 2 फैक्टर है वो ये है कि नंबर 1 जो वो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा हो वो उसे अंडरस्टैंड कर सकता हो, और दूसरा ये कि वो उसका रैशनल आंसर दे सकता हो। मतलब अ पर्सन हु अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन पुट टू देम एंड अ पर्सन हु इज एबल टू गिव रैशनल आंसर द क्वेश्चन विच इज पुट टू देम। अगर एक पर्सन इन चीज़ों को समझ सकता हो, उसका रैशनल आंसर दे सकता हो, उसे क्वेश्चन को समझ सकता हो, तो वो पर्सन गवाह बन सकता है। अब इस टेस्ट को पूरा करने के बाद बेशक वो पर्सन जो है वो लुनेटिक है, लेकिन अगर वो ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है, बेशक वो बहुत ज़्यादा एज वाला है, बेशक उसे कोई डिजीज़ है, चाहे वो बॉडी की है, माइंड की है, या बहुत कम उम्र है, 10 ईयर्स मतलब बहुत कम उम्र का है, या कोई भी उसे इशू है, अगर वो ये टेस्ट पूरा कर जाता है तो वो गवाह बन सकता है। और इसी तरह जो पर्सन गवाह नहीं बन सकता वही जो ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता, अब ये इसी सारे इशू की वजह से, रेलसी की वजह से, बहुत ज़्यादा कम उम्र होने की वजह से, बहुत ज़्यादा एज होने की वजह से, कोई डिजीज़ होने की वजह से, अगर वो इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकता तो फिर वो पर्सन गवाह नहीं हो सकता, और ये कॉम्पिटेंसी कोर्ट ने डिसाइड कर ली होती है। अब आर्टिकल 3 के बाद आर्टिकल 3 हमारा क्लियर हो गया, और इसमें हमारा जो पहला सवाल था, जो इस पहला सब्जेक्ट था इस चैप्टर का कि कौन पर्सन गवाह हो सकता है, वो भी साथ ही क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है कि कौन पर्सन गवाह नहीं बन सकता। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 3, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 4 to 14। आर्टिकल 3 हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि कौन पर्सन गवाह नहीं हो सकता। उसमें जो टेस्ट है यही कि वो पर्सन जो ये जो गवाह बनने के लिए टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकता, वो पर्सन जो है जो टेस्ट बताया गया वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, मतलब वो सवाल को नहीं समझ पाता और उसका रैशनल आंसर नहीं दे पाता, तो वो गवाह नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं समझ पा रहा, उसके उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स बताए हुए थे कि जी वो उसकी बहुत ज़्यादा उम्र है, या बहुत कम एज का है, या लुनेटिक है, तो ये पर्सन जो है वो गवाह नहीं हो सकता। अगर ये पर्सन जो है वो आर्टिकल 3 के अंदर जो टेस्ट बताया गया है विटनेस बनने के लिए, वो पर्सन जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो वो गवाह नहीं बन सकता। एक तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये पर्सन गवाह नहीं बन सकते। सेकेंडली जो है वो इससे डील करता है आर्टिकल 60 को पहले डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 4 to 14 को लास्ट पे। तो आर्टिकल 60 की तरफ पहले चले जाते हैं। आर्टिकल 60 डील करता है कम्प्लेक्स से। अकम्प्लेक्स वो होता है जो कि शरीके मुजरिम हो, मतलब वो जो जिसने किसी के साथ मिलकर कोई ऑफेंस कमिट किया हो। तो आर्टिकल 16 में सिंपली ये बताया गया है कि अकम्प्लेक्स भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, अपने को एक्यूज्ड के खिलाफ वो गवाही दे सकता है, उसकी बेस पे अगर कोई उसे सज़ा दे भी दी जाती है ना तो वो अनलॉफुल नहीं होती। लेकिन जो कि हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन पर्सन गवाह नहीं बन सकता, तो उसमें हम लोग आर्टिकल 60 को पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स भी जब अपने को जो है वो अपने को एक्यूज के ख़िलाफ़ जो है वो गवाह नहीं बन सकता ऐसे ऑफेंसेस में जिनकी पेनल्टी हद के अंदर लग रही है। मतलब अगर उसने उसके साथ कोई ऑफेंस मिलकर किया है ऐसा जो कि पनिशेबल अंडर हद है, मतलब उसने लाइक कोई गज़ब का ऑफेंस किया है उसके साथ मिलकर, या फिर उसने ज़ना का ऑफेंस उसके साथ मिलकर किया है, तो इनकी पेनल्टी हद के अंदर लगती है ना, तो इस सिचुएशन के अंदर वो अपने को एक्यूज के खिलाफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस कंसीडर नहीं किया जाता। आर्टिकल 16 को पीरियड से रीड कर लेते हैं। सो सिंपल कॉम्प्लेक्स शेल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद हद एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely बिकॉज इट प्रोसीड अपॉन द incorporated testimony ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्स भी अपने कोई एक्यूज के खिलाफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है और उसकी बेस पर अगर कोई सजा दे दी जाती है इसके कोई एक्यूज को, तो वो इलीगल नहीं होगी। पर जब वो ऑफेंस ऐसे ऑफेंस के अंदर उसके खिलाफ गवाही दे रहा है जिसकी सजा जिसकी पेनल्टी हद के अंदर लग रही है, तो इस सिचुएशन में उसके खिलाफ कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कंसीडर किया जाएगा।
तो हमारा जो पहला सवाल था, जो पहला सब्जेक्ट था इस चैप्टर का था कि कौन पर्सन गवाह हो सकता है, वो आर्टिकल 3 में था। और आर्टिकल फिर दूसरा सवाल हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि कौन पर्सन जो है वो गवाह नहीं बन सकता। तो इस पे सबसे पहला आर्टिकल 3 में हम लोगों ने बता दिया कि कौन पर्सन गवाह नहीं बन सकता, कि वो पर्सन जो कि जो टेस्ट बताया गया है गवाह बनने के लिए आर्टिकल 3 में, वो पर्सन वो क्वालिफाई ना कर सके, किस वजूहात की बिना पर, एलसी होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा उम्र, या बहुत ज़्यादा कम एज होने की वजह से, या फिर कोई डिसीज़ होने की वजह से, चाहे वो बॉडी वाइड की है, तो वो पर्सन गवाह नहीं बन सकता। और आर्टिकल 60 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक कम्प्लेक्स अपने को एक्यूज के खिलाफ गवाह नहीं बन सकता हद ऑफेंसेस के अंदर, ऐसे ऑफेंसेस में जिसके अंदर पेनल्टी जो है आपको हद के अंदर लग रही है। तो अब इस सिचुएशन में कम्प्लेक्स एक्यूज पर्सन के खिलाफ गवाह नहीं बन सकता। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि कौन पर्सन गवाह नहीं हो सकता से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल 4 to 40। और आर्टिकल 4 to 14 जो है वो बेसिकली एक अलग सेपरेट टॉपिक के तौर पर भी आ जाते हैं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में, या इस तरह भी कि वो पर्सन जिनको हम लोग गवाही देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। तो अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 4 to 40। आर्टिकल 4 जजेस एंड मजिस्ट्रेट। इस पर बेसिकली इसका भी पहले हम लोग ना कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हर आर्टिकल का, और फिर हम लोग उसे बेयर एक्ट से रीड करेंगे। तो आर्टिकल 4 का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके अंदर जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है, मतलब जिस पर्सन को हम लोग ऐसा गवाह, वो गवाही ला दे सकता है और उसे ला हम लोग गवाह बनने के कंपेल कर सकते हैं, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है जजेस और मजिस्ट्रेट को। किस चीज़ के बारे में कि कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जब वो बतौर जज और मजिस्ट्रेट काम कर रहे थे कोर्ट पे, तो उन्हें उनके कंडक्ट के बारे में गवाह नहीं बनाया जा सकता, उसके बारे में उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो गवाही दे। इसी तरह जो चीज़ जिस टाइम वो ऐसा जज और मजिस्ट्रेट काम कर रहे थे, जो चीज़ उनकी नॉलेज में आई है, उस चीज़ के बारे में उन्हें प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है, उस चीज़ के बारे में उन्हें नहीं बनाया जा सकता, उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो गवाही दे। इन दो चीज़ों के बारे में इन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता। इन दो चीज़ों के बारे में कह सकते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है, उनके कंडक्ट और उनकी नॉलेज के बारे में। ये जनरल रूल है, पर इसकी दो एक्सेप्शन है। नंबर वन ये कि जो चीज़ उनकी वो जब वो बतौर एस जज और मजिस्ट्रेट काम कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ उनकी ऑब्जर्वेशन में आती है, तो उस चीज़ के बारे में उन्हें कंपेल किया जा सकता है, मतलब उस चीज़ के बारे में वो गवाही दे सकते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन तो ये है। एंड सेकेंड एक्सेप्शन ये है कि जब जो उनसे जो सुपीरियर कोर्ट है, अगर उनका ऑर्डर उन्हें आ जाए कि आप अपने कंडक्ट के बारे में, और जो चीज़ आपकी नॉलेज में आई जब आप ऐसा जज और मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में गवाही दे, तो अब इस सिचुएशन में ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन पहले उन्हें हासिल थी, वो भी उन्हें हासिल नहीं रहती। अब उस चीज़ के बारे में उन्हें गवाह बुलाया जा सकता है। तो रीड कर लेते हैं पेरेंट से। सो सिंपल लिखा हुआ है कि लो जज और मजिस्ट्रेट शेल। अब यहाँ पर जो कोमा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सेप्ट से लेकर सब ऑर्डिनेट, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। कोमा के बाद से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लो जज और मजिस्ट्रेट शेल be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as judge or magistrate। so वही बात जो मैंने पहले डिस्कस की, वही इधर लिखा हुआ है कि किसी भी जज और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आंसर दे किसी ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि इसके कंडक्ट के बारे में हो। कंडक्ट ये कि जब वो कि वो ऐसा जज और मजिस्ट्रेट जब वो किसी कोर्ट में काम कर रहा था, तो उसका कंडक्ट कैसा था, उस चीज़ के बारे में उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कि अपने कंडक्ट के बारे में किसी सवाल का जवाब दे। इस चीज़ के बारे में से प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है, मतलब इस चीज़ के बारे में से पूछा नहीं जा सकता। सेकेंडली, और एज टू एनीथिंग विच कम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज अ जज और मजिस्ट्रेट। इसी तरह जब वो किसी कोर्ट पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था, ऐसा जज और मजिस्ट्रेट वो अपनी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था, कोई चीज़ उसकी नॉलेज में आती है, तो उस चीज़ के बारे में भी उसे गवाह नहीं बुलाया जा सकता, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो गवाही दे। ये जनरल रूल है। अब इसकी दो एक्सेप्शन है। नंबर वन एक्सेप्शन जो कि मैंने कहा था कि कोमा वाली पॉइंट को छोड़ दे, तो इस पर फर्स्ट जो है एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सब कोर्ट टू विच ही सब ऑर्डिनेट। मतलब अगर जिस कोर्ट का से के अंडर ये काम कर रहा है, मतलब ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट है और वो कोर्ट उससे सुपीरियर है, उसका ऑर्डर उसे आ जाता है कि
आप अपने कंडक्ट के बारे में और जो चीज़ आपकी नॉलेज में आई है जब आप कर रहे थे किसी कोर्ट में एज अ जज मजिस्ट्रेट, तो वो उस चीज़ के बारे में अब आप गवाही दें तो अब इस सिचुएशन में से गवाह बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है अपने से लोअर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि आप जो है वो अपने कंडक्ट के बारे में बताएं कि आपने ऐसा जज मजिस्ट्रेट आपकी क्या कंडक्ट था, आपने किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म किया, और जो कोई चीज़ आपकी नॉलेज में आई है उसके बारे में आपको गवाही देनी होगी। तो अब जो कि इससे सुपीरियर कोर्ट का ऐसे ऑर्डर आया है, तो अब इस सिचुएशन में अव्वल तो इसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल थी, लेकिन अब जो कि सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर है अब इसे ये नहीं हासिल होगी प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इसे गवाह बनना पड़ेगा। एंड सेकेंडली बट ही मे बी, सेकेंड एक्सेप्शन जो है, बट ही मे बी एग्जामिनड एज टू द अदर मैटर विच अकर हिज प्रेजेंट व्हाइल ही वाज एक्टिंग। इसी तरह जो चीज़ इसकी ये ऑब्ज़र्व करता है अपनी इसी फंक्शन को परफॉर्म करते हुए, ऐसा कोर्ट ऐसा जज या मजिस्ट्रेट वो अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में गवाही दे सकता है, उस चीज़ के बारे में इसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल नहीं होती, इसे कंपेल किया जा सकता है गवाही देने के लिए। तो आर्टिकल 4 हो गया। अब आर्टिकल 5 की तरफ चले जाते हैं। जो आर्टिकल 5 है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। इस आर्टिकल का भी जो वेल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस आर्टिकल के अंदर प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है मैरिड कपल को और डाइवोर्सी कपल को। किस चीज़ के बारे में प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है? इनकी जो शादी के दौरान अपने पार्टनर के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, ये जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज होती है, उसके बारे में प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है कि उसके बारे में इनको ला ही गवाही देने के लिए कंपेल किया जा सकता है और ला ही इन्हें अलाउ है। ये जनरल रूल है, पर इसकी 3 एक्सेप्शन है कि किस सिचुएशन में ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन वेव ऑफ हो जाएगी, यानी इन्हें कंपेल किया जा सकता है। जो भी इनकी अपने पार्टनर के साथ ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन हुई है उसको ये अ, बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सेप्शन ये है कि जब उनका पार्टनर ही इन्हें कंसेंट दे दे कि हाँ अब आप इसे डिस्क्लोज कर सकते हो, तो तब ये डिस्क्लोज कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि जब उनके पार्टनर का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट आपको कंसेंट दे दे कि हाँ आप इसे डिस्क्लोज कर सकते हो इस कम्युनिकेशन को, तब आप कर सकते हो। और सेकेंडली ये कि जब इन दोनों पार्टीज़ की, इन पार्टनर्स के स्पाउसेस के दरमियान या एक्स स्पाउसेस के दरमियान किसी किस्म की कोई मुकदमाबाजी चल रही है, कोई केस चल रहा है और एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर की तरफ से विक्टिम है, यानी एक पार्टनर ने दूसरे के खिलाफ कोई फेल्स कमिट किया है, तो अब इस सिचुएशन में जो भी उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज होगी इसको डिस्क्लोज करने की आज़ादी होती है। उस सिचुएशन में इन्हें प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल नहीं होती। अगेन बेयर एक्ट से रीड करते हैं अब इसे। सो इस पे लिखा हुआ है कि नो पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन मैरिड, यानी इससे मुराद ये कि चीज़ अभी चल रही है प्रेजेंटली, और हैज़ बीन ये कि पास्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड की गई है ये डाइवोर्सी कपल को और जो शादीशुदा है करंट उस टाइम उनको प्रोवाइड की गई है ये प्रोटेक्शन। सो इस पे लिखा हुआ है कि नो पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू हु और हिज हैज़ बीन मैरिड, यानी कोई भी पर्सन जिसके पार्टनर ने उसके साथ कोई कम्युनिकेशन की है उस टाइम, जिस टाइम उनकी शादी चल रही थी उस दौरान जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन हुई थी, अब वो बेशक अभी तक उनकी मैरिड है या डाइवोर्स हो चुकी है उनके दरमियान, किसी भी पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर की जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहा जाएगा, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता। लो और शेल ही मे बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, और ला तो उसे कंपेल किया जा सकता है और ला ही उसे इजाज़त है ऐसा करने की। ये जनरल रूल था। अब अनलेस से जो है वो इसकी एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाएगी कि मतलब किस कंडीशन के अंदर ये जो पहले आपको कंपेल नहीं किया जा सकता था, आपको इजाज़त थी इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने की, लेकिन अब आप लोग कर सकते हो। तो पहली एक्सेप्शन है कि द पर्सन हु मेड इट और his representative interest consent। दो एक्सेप्शन ही मैंने डिस्कस कर ली कि पहला ये कि वो पर्सन जिसने आपके साथ ये कम्युनिकेशन की थी, यानी कि आपका स्पाउस या एक्स स्पाउस, वो आपको इजाज़त दे दे, या आपके स्पाउस या एक्स स्पाउस का जो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है वो आपको इजाज़त दे दे। एंड थर्ड एक्सेप्शन, एक्सेप्टेड सूट बिटवीन मैरिड पर्सन और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अच्छा, अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो आर्टिकल 5 है ना इसकी एप्लीकेबिलिटी
सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों के अंदर चल रही है, क्योंकि इधर सूट का वर्ड भी लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग का भी। सूट जो है वो सिविल के लिए शो कर रहा है और प्रोसीडिंग जो है क्रिमिनल के लिए शो कर रहा है। मतलब ये कि अगर मैरिड पार्टी एक्स पार्टी के दरमियान किसी किस्म का कोई मुकदमा, कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है और सिविल मुकदमा चल रहा है या प्रोसीडिंग चल रही है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है दोनों के दरमियान, जिसमें एक पार्टी विक्टिम है फॉर द ऑफेंस ऑफ द कमिटेड बाय द अदर स्पाउस, तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो है जो कम्युनिकेशन इन पार्टीज़ के दरमियान हुई है ड्यूरिंग शादी, वो उस चीज़ को कंपेल करने के लिए उन्हें इजाज़त है, सॉरी डिस्क्लोज़ करने के लिए इजाज़त है, वो उसे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 5 के अंदर सिंपल जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है, जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज होती है उसके हवाले से किसको प्रोवाइड की गई है, डाइवोर्सी कपल को और मैरिड कपल को, केवल के साथ जो उनके पार्टनर्स हैं जो भी कम्युनिकेशन की है उसको वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ना ही उन्हें कंपेल किया जा सकता है और ना ही उन्हें इजाज़त है ऐसा करने की। पर इसकी 3 एक्सेप्शन है कि अगर तो उनके दरमियान किसी किस्म का कोई मुकदमा चल रहा हो दोनों पार्टीज़ के दरमियान, अब वो मुकदमा सिविल नेचर का भी हो सकता है, क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है, इस सिचुएशन में डिस्क्लोज कर सकते हैं। सेकंडली ये कि उनका पार्टनर खुद उन्हें कंसेंट दे दे कि हाँ आप डिस्क्लोज कर दो इस कम्युनिकेशन को, तब, या फिर उस पार्टनर, थर्डली ये कि उनका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट उसके पार्टनर का उसे इजाज़त दे दे, तो तब वो ये डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये आर्टिकल 5 था। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 6, जो कि है एविडेंस एज टू द अफेयर ऑफ स्टेट। इसका भी लगभग सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि जनरल ओवरव्यू लेंगे, और उसके बाद हम लोग बेयर एक्ट से रीड करेंगे। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि इसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है एक पर्सन को जिसके पास जो है वो रिलेटेड टू अफेयर ऑफ स्टेट कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसे ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है कि वो इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ना ही उसे ऐसा करने के लिए कंपेल किया जाएगा। पर इसकी एक्सेप्शन ये है कि जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यानी जो स्टेट का कोई डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड उसके पास इन्फॉर्मेशन है, जो उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट का हेड है, अगर वो उसे इजाज़त दे दे कि हाँ आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो, तो तब वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। So, no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official record relating to any affair of state। यानी अगर किसी पर्सन के पास किसी अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड से कोई इन्फॉर्मेशन उसे मिली है जो कि अफेयर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, तो उस पर्सन को ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है कि वो इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न हु शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक फिट। एक्सेप्शन इसकी ये है कि जिस डिपार्टमेंट से मुतल्लिक का उसके पास इंफॉर्मेशन है, उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट का हेड जो है अगर उसे इजाज़त दे दे कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो, तब वो डिस्क्लोज कर सकता है। एक्सप्लेनेशन इसमें ये जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटेड टू अफेयर ऑफ स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है कि कौन सी चीज़ जो है वो अफेयर ऑफ स्टेट से रिलेटेड जो है वो कहलाएगी, मतलब कौन सा रिकॉर्ड जो है वो अफेयर ऑफ स्टेट से रिलेटेड कहलाएगा, वो बताया गया है। इंक्लूड डॉक्यूमेंट कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ carried all directly or indirectly by the federal government, provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government। यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटेड अफेयर ऑफ स्टेट में शामिल है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि रिलेटेड होते हैं किसी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ से, और वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलवास्ता कौन चला रही है, या कोई फेडरल गवर्नमेंट या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई स्टैचुटरी बॉडी या कोई कॉरपोरेशन या कंपनी जो कि बाकायदा इसी गवर्नमेंट यानी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सेट की है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आर्टिकल 7, जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है एक पब्लिक ऑफिसर को उस चीज़ के बारे में कि मतलब ये कि जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहा था और उस टाइम ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में उसके साथ कोई कम्युनिकेशन की गई है, तो उस चीज़ को डिस्क्लोज करने के लिए इसे कंपेल नहीं किया जा सकता। इस पर डिस्कस है, लो पब्लिक ऑफिसर शेल बी कंपेल टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस वेल ही कंसीडर दैट पब्लिक इंटरेस्ट विल सफर बाय डिस्क्लोजर। सो सिंपल वही चीज़ जो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दी, यही है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के साथ कोई उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई कम्युनिकेशन हुई है, तो उस चीज़ को उसे डिस्क्लोज करने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर उसे ये लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज करूँगा तो इसका जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए इसे नहीं कहा जा सकता। एंड एक्सप्लेनेशन में जो है वो इस आर्टिकल की डिस्कस की गई है कि
जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उससे मुराद कौन सी कम्युनिकेशन कंसीडर की जाएगी। तो दिस आर्टिकल कम्युनिकेशन इंक्लूड कम्युनिकेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरिड और डायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट और एनी स्टेचुटरी बॉडी कॉर्पोरेशन कंपनी सेट ऑफ कंट्रोल बाय सच गवर्नमेंट। यानी कम्युनिकेशन में शामिल वो कम्युनिकेशन जो किसी इंडस्ट्री और कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, और वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कौन चला रही है, वो चला रही है डायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट या कोई स्टेचुटरी बॉडी या कोई कॉर्पोरेशन या कंपनी, जिसे जो है वो लगाने वाली चलाने वाली जो है यही गवर्नमेंट यही प्रोविजनल फेडरल गवर्नमेंट ही है। सो आर्टिकल 7 के बाद आ जाता है आर्टिकल 8, जो कि डील करता है इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ अफेयर्स। इसमें बेसिकली जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है वो प्रोवाइड की गई है एक मजिस्ट्रेट को, एक पुलिस ऑफिसर को, एक रेवेन्यू ऑफिसर को। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को इस चीज़ के हवाले से कि जो इनको किसी ऑफेंस की कमीशन के हवाले से कोई जो बखबर है, जो इनका इन्फॉर्मेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी अपने बखबर की डिटेल दे कि उन्हें इन्फॉर्मेशन किस तरह पता चली कि कोई ऑफेंस होने वाला है। और रेवेन्यू ऑफिसर को भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। इसको जो है वो पब्लिक रेवेन्यू से मतलब कोई ऑफेंस होने वाला होता है, इसके मतलब जो इसका भी जो मखबर होता है फॉर्मेट से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसे भी ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है कि ये भी अपने फॉर्मेट को बताने के बारे में बाउंड नहीं है किसी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चली। इस हवाले से इन तीनों पार्टीज़ को जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है। अगेन इसको बेरेक्ट से रीड कर लेते हैं। सो सिंपल लिखा हुआ है कि लो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शेल बी कंपेल टू स्टे वेल्स ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। सो सिंपल है कि किसी भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि इन्हें कहाँ से पता चला, इन्हें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि फला ऑफेंस होने वाला है, इस चीज़ के बारे में इन्हें नहीं कंपेल किया जा सकता। यानी अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्मेट के बारे में बताने के लिए इन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता। Secondly, a law revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue. सेकेंडली यही सिंपल है कि किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को कोई पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है, उससे मतलब उसका भी कोई मखबर होगा, उसे कोई इन्फॉर्मेशन बताई है, तो उस चीज़ के बारे में उससे भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि पब्लिक रेवेन्यू से मतलब कोई ऑफेंस होने वाला है, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, अपने फॉरवर्ड के बारे में इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं। उस चीज़ को डिस्क्लोज करने के लिए इसको भी नहीं कहा जा सकता, इस वाले से इसको भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है। एंड एक्सप्लेनेशन में बेसिकली इसमें इस आर्टिकल के रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया कि रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद कौन सा ऑफिसर कहलाएगा। सो सिंपल है कि दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मींस एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। यानी पब्लिक रेवेन्यू की कोई भी ऐसी ब्रांच है, मतलब कोई भी लाइक डिपार्टमेंट है, उसमें अगर कोई भी ऑफिसर जो है वो इस पर मुलाजमत कर रहा है या उसका कोई काम वगैरह वो कर रहा है, तो उस ऑफिसर को हम रेवेन्यू ऑफिसर करेंगे। सो रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद एक ऐसा ऑफिसर है जो कि पब्लिक रेवेन्यू की किसी भी ब्रांच में जो मुलाजमत कर रहा है, उसे हम रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है एक एडवोकेट को, एक वकील को। किस चीज़ के हवाले से, तीन चीज़ों के हवाले से प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है कि अगर तो ये जब ऐसा वकील अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने किसी क्लाइंट को, और उस सर्विस को प्रोवाइड करते हुए अगर तो इसके क्लाइंट ने इससे कोई कम्युनिकेशन की है, तो एडवोकेट बाउल्ड है, उसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है कि वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नंबर वन तो उसे उस कम्युनिकेशन के हवाले से प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है। सेकेंडली ये कि अगर ये जब ऐसा वकील अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट को, और इस दौरान पहले वाली जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में से पॉइंट मिस हो गया, वो ये था कि अगर तो उसने जब अपनी सर्विस प्रोवाइड करा है ऐसा वकील अपने क्लाइंट को, तो जो कम्युनिकेशन इसके क्लाइंट ने इसके साथ की है, इसके क्लाइंट के बिहाफ पे किसी पर्सन इसके साथ की है, उन दोनों कम्युनिकेशन के हवाले से इसको ये जो है वो ड्यूटी बाउंड है, इस पर प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है इस वकील को कि ये इस कम्युनिकेशन को लीक आउट नहीं करेगा, इसे डिस्क्लोज नहीं करना है इसलिए। सेकेंडली ये है कि अगर जो है जब ये ऐसा वकील अपनी सर्विस प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को और इसके क्लाइंट ने से कोई डॉक्यूमेंट दिया है, उस डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट थे यानी जो मतन है उसके हवाले से, जो उसकी कंडीशन है उसके हवाले से उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी नॉलेज में आ गई है,
वकील की, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में की जो कंटेंट और कंडीशन है उसको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता वकील। उसके हवाले से भी इसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है, इसे बाहर नहीं किया जा सकता कि इस चीज़ को ये डिस्क्लोज करे, यानी इसे बाहर नहीं किया जा सकता। एट थर्ड ये है कि थर्ड चीज़ जिसके बारे में से प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है वो ये है कि अगर ऐसा वकील जब भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को, इसने अपने क्लाइंट को जो है वो कोई एडवाइस वगैरह दी है, तो उस एडवाइस को भी डिस्क्लोज करने के लिए जो है वो उस वकील को बाउंड नहीं किया जा सकता। और ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन इसे हासिल है एडवोकेट के ऊपर जो एप्लीकेशन लगी हुई है, ये आफ्टर एम्प्लॉयमेंट भी रहती है। मतलब ये नहीं कि जिस टाइम तक इसके पास इसका केस चल रहा था तब तक ही है, जब ये केस ख़त्म भी हो जाएगा उसके बाद भी ये ऑब्लिगेशन वकील पर रहेगी। ये तो था जनरल रूल। अब हर जो कि हर जनरल रूल की कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करें तीन चीज़ों के बारे में जो हम लोग लगा के जो कम्युनिकेशन इसने की अपने क्लाइंट के साथ, या क्लाइंट ने इसके साथ की, क्लाइंट के बिहाफ पे किसी ने की, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इसको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला है क्लाइंट की तरफ से, या कोई एडवाइस इसने क्लाइंट को दी, तो उस चीज़ के हवाले से इसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप गवाही दो किसी वकील को। इस चीज़ के हवाले से प्रिविलेज कम्युनिकेशन इसे हासिल थी। लेकिन इसी जनरल रूल की जो है वो तीन एक्सेप्शन है जिस सिचुएशन में इसे कंपेल किया जा सकता है। तीनों चीज़ों के इसे कंपेल किया जा सकता है गवाह बनने के लिए। तीन एक्सेप्शन है जिसके अंदर इसको जो है वो अपने जो है सॉरी क्लाइंट के खिलाफ गवाही दे सकता है। नंबर वन तो ये कि जब वो क्लाइंट ही उसे एक्सप्रेसली कंसेंट दे दे। तो अब इस सिचुएशन में जब वो क्लाइंट उसे कंसेंट दे देगा, तो अब इस सिचुएशन में वो जो कम्युनिकेशन हुई हुई है उसके क्लाइंट के दरमियान उसको भी डिस्क्लोज़ कर सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में अगर वो उसे कंसेंट दे देता है कि आप उसे डिस्क्लोज़ कर दो, या कोई एडवाइस आपने जो मुझे दी थी उसको भी डिस्क्लोज़ कर दो, या जो कम्युनिकेशन आपने मेरे साथ की थी उसको आप डिस्क्लोज़ कर सकते हो। अगर वो इस तीनों चीज़ों के बारे से उसे एक्सप्रेसिवली कंसेंट दे दे उसका क्लाइंट, तो अब इन तीनों चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर सकता है एडवोकेट। अब इस सिचुएशन में वो इस चीज़ के लिए गवाह बन सकता है। सेकंड एक्सेप्शन ये है कि अगर उसका क्लाइंट के साथ कोई ऐसी कम्युनिकेशन करता है कि उसने अभी क्राइम वो कमिट किया नहीं है, वो अभी उसने कभी क्राइम कमिट करना है, उस हवाले से वो उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करता है, तो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर सकता है वकील। उसके हवाले से प्रिविलेज कम्युनिकेशन इस यानी इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करने के हवाले से प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल नहीं है कि इसको कम्युनिकेशन को आप डिस्क्लोज़ ही नहीं कर सकते। एंड थर्ड एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई चीज़ जो क्लाइंट उसके साथ डिस्कस भी नहीं की, लेकिन वो उसने अपनी खुद से ऑब्ज़र्व की है, अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन के तहत ऑब्ज़र्व की है एडवोकेट है, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन को भी डिस्क्लोज़ कर सकता है वकील। उसको उस ऑब्जर्वेशन को प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल नहीं होती, यानी इस चीज़ को आप लोग डिस्क्लोज़ ही नहीं कर सकते। इस आर्टिकल में यही चीज़ें डिस्कस की गई है। अगर हम इसको पढ़ेंगे भी तो यही लिख लेगा, इसलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 10 जो है इसका जो टाइटल है आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर एक्स्ट्रा। द प्रिविल आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर क्लर्क और द सर्वेंट ऑफ एडवोकेट। यानी इस आर्टिकल में सिंपल सा है, इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ। इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 9 के अंदर जो एडवोकेट के ऑब्लिगेशन लगी हुई थी ना, वही सेम ऑब्लिगेशन जो एडवोकेट के जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, क्लर्क और सर्वेंट है, उनके ऊपर भी लगेगी। मतलब जो उसके बुच्छी, जो उसके सर्वेंट है, जो उसके सिक्का लवीस होते हैं, वो उन सारों के ऊपर भी यही ऑब्लिगेशन जो वकील के ऊपर थी वो इन पर लगेगी। मतलब ये कि जो वकील के साथ जो वो कम्युनिकेशन जो क्लाइंट ने खुद की थी, और या उसके बिहाफ में किसी ने की थी, कोई डॉक्यूमेंट जो है वकील के पास आया था उस अपनी जब वो ऐसा वकील उस क्लाइंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, या जो कोई एडवाइस वकील ने उसको दी थी, हो सकता है जो उसके जो चैम्बर पे वकील के जो वजूद होते हैं, बुच्छी वगैरह, ज़ाहिर सी बात है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो उनके हाथ में भी आते हैं, फाइल्स वगैरह उनकी भी नज़र पड़ सकती है, कोई कम्युनिकेशन वो भी सुन सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो ऑब्लिगेशन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को कि जो आर्टिकल 9 में जिन चीज़ों को प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल थी, जब एक वकील नहीं उनको डिस्क्लोज़ कर सकता, तो इसी तरह जो उसके सर्वेंट है, क्लर्क है, इंटरप्रेटर है, वो भी नहीं कर सकते। और जिस तरह एक वकील आफ्टर एम्प्लॉयमेंट भी उस पर एप्लीकेशन रहती थी कि वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इसी तरह इनके ऊपर भी रहेगी। आर्टिकल 11 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस। इस आर्टिकल में सिंपल ये डिस्कस किया गया है कि अगर एक पार्टी ऑफ द सूट
खुद से जो है कोई सबूत वगैरह प्रोवाइड कर दे तो उस, या खुद से कोई गवाही दे देना, तो उस चीज़ को, जो इसकी वॉलंटरी एविडेंस है, उस चीज़ को हरगिज़ ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि जो आर्टिकल लाइल में एक्सप्रेस कंसेंट का पॉइंट था कि उसने इजाज़त दे दी है वकील को उन चीज़ों के बारे में शहादत देने की, गवाही देने की जिनको प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल थी, मतलब जिस चीज़ के बारे में वकील पाउट था कि उसने वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर ली, उसका जो है वो खुद से गवाही देना, वॉलंटरी एविडेंस देना गवाह का, वो किसी भी सूरत में वो आर्टिकल लाइल की जो कंसेंट है वो नहीं वाली जाएगी। एट सेकेंडली इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि अगर एक वो अपने वकील को गवाह के तौर पर पेश करते हैं तो अब इस सिचुएशन में भी एक चीज़ ये कंसीडर नहीं की जाएगी कि वकील को इजाज़त है कि जिस चीज़ को आर्टिकल लाइल में जो चीज़ कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल थी, जिन चीज़ों को वो डिस्क्लोज ना करने का पाबंद था कि वो उस चीज़ के बारे में डिस्क्लोज़ कर दे, वो सिर्फ तभी डिस्क्लोज़ करने की उसे इजाज़त वाली जाएगी जब जिस चीज़ के बारे में प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल थी कि इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब उसने क्लाइंट ने उसे खुद बतौर गवाह पेश किया है और उससे पूछा जा रहा है वकील से, तो अब वो बता सकता है। अदरवाइज़ बगैर पूछे उसको ये हरगिज़ नहीं बोला जाएगा कि उन्होंने इसे इजाज़त दे दी है कि आप जो है वो डिस्क्लोज़ कर दो। आर्टिकल 11 में यही चीज़ डिस्कस की गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 12 जो कि है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की तरह से देखा जाए आर्टिकल 11 में विटनेस को हासिल है और आर्टिकल 12 में है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र। यहाँ पर भी जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है वो एक जो है ना क्लाइंट को हासिल है। इस चीज़ के हवाले से है क्लाइंट को प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल कि अगर तो कोई भी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन इसकी और इसके वकील के दरमियान हुई है किसी क्लाइंट की, तो क्लाइंट को किसी भी सूरत में कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करे किसी भी कोर्ट के सामने, किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने या किसी भी ऐसी अथॉरिटी के सामने जो कि जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रही है, इसकी जुरिस्डिक्शन है। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर वो अपने आप को खुद बतौर गवाह पेश कर देता है तो अब इस सिचुएशन में जो कम्युनिकेशन इसकी उसके वकील के दरमियान हुई थी वो इसको डिस्क्लोज़ करने का पाबंद है, लेकिन वो भी सिर्फ इस हद तक कि जो जिस चीज़ के बारे में उसने गवाही दी है ना उस मैटर को एक्सप्लेन करने के हवाले से जिस हद तक कोर्ट समझती है कि इसको गवाही देनी चाहिए, कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करना चाहिए, उस हद तक ही कोर्ट इससे पूछेगी। ये आर्टिकल 12 हो गया आपका। अब आर्टिकल 30 की तरफ चले जाते हैं जो कि है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस लोटा पार्टी। इसमें भी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है वो एक गवाह को हासिल है इस चीज़ के हवाले से कि अगर एक गवाह के पास किसी प्रॉपर्टी की कोई के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके नतीजे में जिसको डिस्क्लोज़ करने की सिचुएशन में वो मुजरिम बन रहा है, उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ रही है, उसे क्रिमिनेट कर रहा है वो डॉक्यूमेंट, अगर उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर देगा। और अगर कोई टाइटल डीड है उसके पास किसी प्रॉपर्टी की जिसे वो ऐसा मॉर्गेजी या प्लेजी होल्ड आउट कर रहा है, तो वो उस टाइटल डीड को और उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का पाबंद नहीं है, ना ही उसे जो है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि जो पार्टी ये डिमांड कर रही है कि ये पर्सन जो है वो इसे प्रोड्यूस करे, उसके साथ उसने कोई एग्रीमेंट किया था रिटन फॉर्म में कि हाँ जब आप कहोगे तो मैं प्रोड्यूस करूँगा, तो तब तो वो पाबंद है प्रोड्यूस करने के लिए। या जिस पार्टी के थ्रू वो क्लेम कर रही है, किसी और पार्टी के थ्रू क्लेम कर रही है, उसने किसी और पार्टी के साथ वायदा किया था कि हाँ ठीक है आप अगर प्रोड्यूस करने के लिए कहोगे तो मैं प्रोड्यूस करूँगा, अगर वो पार्टी कर रही है तो आप तब इस सिचुएशन में ये टाइटल डीड और ये डॉक्यूमेंट जिसके नतीजे में आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आ रही है और ये टाइटल डीड जिसके प्रॉपर्टी जो आपने होल्ड आउट की जिस आपके पास है, जिसके अंदर आप कोई ऐसा प्लेजी ऐसा मॉर्गेजी कोई प्रॉपर्टी होल्ड आउट कर रहा है, तब आप इस चीज़ को प्रोड्यूस इस टाइटल डीड को और इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो पाउड हो, अदरवाइज नहीं हो। आर्टिकल 14 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन को रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस। इसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई है बेसिकली पोसेसर ऑफ डॉक्यूमेंट को, मतलब वो जो एक एक्चुअल ऑनर नहीं है किसी डॉक्यूमेंट के, उनके पास जस्ट उन डॉक्यूमेंट्स की पोसेशन है,
तो उन जो पोसेसर ऑफ डॉक्यूमेंट है उनको किसी भी सूरत में कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उन डॉक्यूमेंट को जिसके वो एक्चुअली तौर पर मालिक नहीं है उनको वो प्रोड्यूस करे। वो सिर्फ तभी प्रोड्यूस करने के वजाज है, तभी उन्हें पाउट किया जा सकता है जब जो एक्चुअल ओनर है प्रोडक्ट के इन डॉक्यूमेंट्स के वो इन्हें इजाज़त दे दे कि आप इन्हें प्रोड्यूस कर दो। तो आर्टिकल 14 में सिंपल यही चीज़ डिस्कस की गई है और इस पर कुछ ऐसा नहीं है। तो इस तरह इस लिहाज से अभी तक जो हमारे इस चैप्टर में मैंने कहा था कि 5 चीज़ें डिस्कस की गई है कि कौन पर्सन लबरबल था, कौन पर्सन गवाह बन सकता है। उससे रिलेटेड मैंने कहा कि आर्टिकल 3 है और आर्टिकल 16 को भी साथ में ही कंसीडर किया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो लिटमस टेस्ट है प्रोवाइड किया गया गवाह बनने के लिए, जो 2 फैक्टर टेस्ट है, वो जो पर्सन क्वालिफाई कर ले, अब चाहे वो जितनी भी एज वाला हो, जितनी भी कम उम्र का हो, चाहे उसे कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो बॉडी की है माइंड की है, वो पर्सन गवाह बन सकता था। और आर्टिकल 16 को इसलिए साथ में किया कि कम्प्लेक्स भी को एक्यूज़ के ख़िलाफ़ अपने गवाह बन सकता है, इसी तरह रिलेटिव भी गवाह बन सकता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन भी साथ ही क्लियर हो गया। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस करना है कि कौन पर्सन जो है वो गवाह नहीं बन सकता। तो उससे रिलेटेड मैंने कहा कि आर्टिकल 3 to 16 और आर्टिकल 4 to 14 जो है वो इस चैप्टर के डील करते हैं कि कौन पर्सन गवाह नहीं बन सकता। कहा कि कम्प्लेक्स जब अपने को एक उसके ख़िलाफ़ जब उसे हद ऑफेंसेस के अंदर पेनल्टी लग रही है तो तब वो उसके ख़िलाफ़ गवाह नहीं हो सकता। इसी तरह जो आर्टिकल 3 के अंदर जो जो क्वालिफिकेशन टेस्ट बताया गया गवाह बनने के लिए, जो पर्सन वो ना पूरा कर सके वो गवाह नहीं बन सकता। और आर्टिकल 4 to 14 में हम लोगों ने कहा बताया कि जो आर्टिकल 4 में था कि जो जज और मजिस्ट्रेट है वो अपने कंडक्ट के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, जो भी ऐसा जज और मजिस्ट्रेट जब वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी इन्फॉर्मेशन में आई है तो उसके बारे में वो गवाह नहीं बन सकते, उन्हें गवाह नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 5 में था कि जो मैरिड और डाइवोर्सी कपल है, जो भी उनके पार्टनर की उनके साथ जो है वो ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन हुई है उसके बारे में उन्हें गवाह नहीं बन सकते। आर्टिकल 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर किसी पर्सन के पास रिलेटेड अफेयर ऑफ स्टेट को इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में से गवाह नहीं बनाया जा सकता, वो गवाह नहीं बन सकता। और आर्टिकल 7 में था कि अगर किसी पर्सन के साथ जो है उसकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में वो कोई ऑफिशियल सर्वेंट है और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कोई उसके साथ उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है तो उसके हवाले से वो गवाह नहीं बन सकता। आर्टिकल 8 में जो है हमने बताया कि जो पुलिस ऑफिसर है, जो मजिस्ट्रेट है और जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो अपने इन्फॉर्मेंट के बारे में कि उन्हें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में उन्हें गवाह नहीं बनाया जा सकता, वो गवाही नहीं दे सकते। इसी तरह आर्टिकल 9 में जो है वो एडवोकेट को था कि वो अपने क्लाइंट के लिए जो उसके साथ जो कोई कम्युनिकेशन की है, कोई डॉक्यूमेंट उसकी नॉलेज में आया है या कोई एडवाइस उसने अपने क्लाइंट को दी है तो उसके बारे में वो गवाही नहीं दे सकता था। और इसी तरह जो है फिर आगे फर्दर जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि कौन बंदा गवाह नहीं बन सकता, यही सारी चीज़ें इस पर डिस्कस की थी। फिर आ जाता है जो थर्ड क्वेश्चन है इसका इसी पोर्शन का कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन के हवाले से था कि कौन पर्सन कब हम लोग एक विटनेस को गवाही देने के लिए कंपेल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आर्टिकल 15 है और जो फोर्थ पोर्शन है वो था कि कब किल पर्सन को हम लोग गवाही देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड जो है वो प्रोविजन है वो आर्टिकल 4 to 14 है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किल पर्सन को गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के हवाले से भी आ जाता है, मतलब जो ऐसी कन्वर्सेशन जिनको हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आर्टिकल 4 to 14 बेसिकली आर्टिकल 3 की एक्सेप्शन की कैटेगरी के अंदर भी आ जाती है और प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में भी आ जाती है। तो इस तरह अभी तक हमारे जो है वो 3 पार्ट जो है उस चैप्टर के डिस्कस हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं कि कब आप लोग एक विटनेस को कंपेल कर सकते हो गवाही देने के लिए। इससे रिलेटेड आर्टिकल 15 है और जो आर्टिकल 17 है लेबर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है वो डिस्कस करने वाला रह गया। तो जो फोर्थ पार्ट है कि कब आप एक विटनेस को कंपेल कर सकते हो गवाही देने के लिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 50 का भी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करूँगी। तो आर्टिकल 50 का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जिस पे लिखा हुआ है कि विटनेस नॉट एक्सक्यूज फॉर आस्किंग ग्राउंड दैट आल्सो विल क्रिमिनेट। इस आर्टिकल जो बेस कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली आर्टिकल इस चीज़ से डील करता है कि आप कब एक विटनेस को गवाही देने के लिए कंपेल कर सकते हो, मतलब या फिर कब एक विटनेस जो है वो गवाही देने से भला नहीं कर सकता।
कह रहे कि विटनेस अगर सिर्फ इस ग्राउंड पर उससे कोई सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और उसके अंदर कोई फैक्ट है कि इससे जो रिलेटेड फैक्ट है उससे मतलब उससे कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो विटनेस अगर ये एक्सक्यूज़ देता है कि अगर मैं इसका आंसर दूंगा तो इसके नतीजे में मुझ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाएगी या फिर मुझे कोई पेनल्टी हो जाएगी या फिर जो है वो मेरे कोई बड़ी अमाउंट जो है वो जब्त हो जाएगी, फॉरफीचर हो जाएगी या मुझे कैद हो जाएगी, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर वो इल ग्राउंड के ऊपर इल तील ग्राउंड के ऊपर ये रिफ्यूज़ टू आंसर करता है जो भी क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो बाउंड है इल ग्राउंड के ऊपर। वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं आंसर नहीं दूंगा कि ये मुझे ये ख़तरा लायक है कि मुझे कोई सज़ा हो जाएगी, मुझ पर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाएगी या मेरे को पैसे वगैरह जब्त हो जाएंगे। तो अगर उसके पास ये एक्सक्यूज़ है तो ये लेव एक्सक्यूज़ है, ये वैलिड एक्सक्यूज़ काउंट नहीं होते। इस ग्राउंड के ऊपर वो वलाली रिफ्यूज़ टू आंसर वो क्वेश्चन नहीं कर सकता और यही फैक्टर है जिसके ऊपर आप एक गवाह को कंपेल कर सकते हो गवाही देने के लिए। लेकिन ये जो कंपल्शन है ये विद प्रिविलेज है कि आप लोगों को उसको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी वो आपको गवाही देगा। मतलब लाइक ये कि आप उसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो कि ये जो आप गवाही दे रहे हो उसकी बेस पर ना वो आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन कोई मुकदमाबाजी नहीं होगी और ना ही ये आपके खिलाफ जो है बतौर किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो आपकी गवाही है ऐसा प्रूफ इस्तेमाल होगी। तो फिर आप इसे कंपेल कर सकते हो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बाद। और उसके पास भी अगर ये वाले जो एक्सक्यूज़ होते हैं कि भाई मुझे कोई सज़ा हो जाएगी सज़ा इस गवाही देने के नतीजे में, तो वो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, उसे गवाही देनी पड़ेगी और आपको ये प्रोटेक्शन देकर उससे गवाही आप दिलवा सकते हो। इसके ख़िलाफ़ सिर्फ और सिर्फ अगर ये झूठी गवाही दे देता है ना, कोई झूठा एविडेंस दे देता है जो सवाल से पूछा जा रहा है उसके बदले में, सिर्फ इसी सिचुएशन में इस विटनेस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। अदरवाइज उसके खिलाफ जो है उसके जो ये सवाल से पूछा जा रहा है उसको तलब कोई आंसर देता है तो उसके खिलाफ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आर्टिकल 15 भी हो गया, आर्टिकल 16 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आर्टिकल 70 की तरफ आ जाते हैं जो कि है कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ अ विटनेस। इस आर्टिकल पे कुछ भी ख़ास ऐसा डिस्कस नहीं किया गया, इस पर वैसे ही है बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पर ये चीज़ इस पर यही दो जो इसके लाभ से ज़ाहिर हो रहा है कि जो इस पर डिस्कस किया गया है कि केस में जो है ना विटनेस कितने होने चाहिए और कॉम्पिटेंसी विटनेस किस तरह डिसाइड होगी। तो जनरल रूल यही है कि केस के अंदर कितने नंबर ऑफ विटनेस होने चाहिए, जो केस में जो है कौन पर्सन गवाह होगा, कौन पर्सन गवाही दे सकता है, ये डिसाइड तो कोर्ट ने करना है। और ये डिसाइड जो है वो करते हैं जो कुरान मजीद में और सुन्नह में जो क्राइटेरिया बताया गया है ना कि केस में कितने गवाह होने चाहिए और कौन पर्सन गवाह हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर ये डिसाइड करते हैं। ये जनरल रूल है जो इसके सब आर्टिकल 1 में बताया गया है। एक्सेप्शन इसके सब आर्टिकल 2 में है कि अगर तो हदूद लॉज जो है या कोई स्पेशल लॉ है उसके अंदर कोई दूसरा क्राइटेरिया बताया गया हो कि ये पर्सन गवाही दे सकता है, कॉम्पिटेंसी और इतने गवाह होने चाहिए, तो उस टाइम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि जो कुरान मजीद में और सुन्नह में बताया गया है कि कौन पर्सन गवाह हो सकता है, कितने गवाह चाहिए केस के अंदर, उसी चीज़ के देखते हुए जो है वो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितने गवाह होने चाहिए। आगे के जो क्लाउज ए और बी में बताया हुआ कि जैसे फाइनेंशियल और जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मैटर है वहाँ पर जो है वो केस के अंदर जो है वो गवाह या तो 2 मेल होने चाहिए और अगर 2 मेल ना हो तो 1 मेल या 2 फीमेल होने चाहिए। 2 फीमेल को रखने का क्राइटेरिया इधर बताया हुआ है सो दैट वेल विल वाइड द अदर इफ नेसेसरी एंड एविडेंस शैल बी लेड अकॉर्डिंगली। यानी अगर एक कुछ भूले तो दूसरी उसे याद करा दे, क्योंकि औरतों का हाफ़्ज़ा इतना अच्छा नहीं होता। तो इस सिचुएशन में लिखा हुआ क्योंकि बाकायदा जो है ना ये चीज़ जो लॉजिक है ये लिया गया है सूरत बकरा की वर्स नंबर 282 से। फाइनेंशियल मैटर के अंदर अगर आपके पास एक आदमी हो और दूसरा आदमी ला हो गवाही देने के लिए, तो इस टाइप जो है वो आपको 1 मेल एंड 2 फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। 2 फीमेल को जो रखने का क्राइटेरिया है कि अगर एक भूल जाए तो दूसरे से याद करा दे। ये जो लॉजिक है, ये जो क्यास जो है लिया गया है, ये बेसिकली सूरह बकरा की वर्स नंबर 282 से ये चीज़ ड्राइव की गई है। इसी तरह जो फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अलावा जो दूसरे मैटर होते हैं इसके अंदर जो है वो कोर्ट गवाही एक्सेप्ट कर सकती है कि इसके अंदर एक मेल की या बेशक एक फीमेल हो या जो भी केस के सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से कोर्ट गवाही ले सकती है। उधर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि 2 मेल ही हो। बेसिकली जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं या जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन मैटर होते हैं वहाँ आपको 2 मेल्स की गवाही की ज़रूरत होती है और अगर वो ला हो तो 1 मेल और 2 फीमेल की गवाही की ज़रूरत होती है।
तो ये आर्टिकल 17 था। तो इस तरह जो हमारा जो चैप्टर था विटनेस से रिलेटेड चैप्टर 2 QSO का कानून शहादत का, जिसके आर्टिकल 3 to 17 इससे डील करते थे। और इसके नॉर्मली 5 सब्जेक्ट थे जो 5 मेल टॉपिक थे इस चैप्टर के। लगभग वर्ल्ड के कौन पर्सन गवाह हो सकता है, इसके लिए हम लोग कहा कि आर्टिकल 3 है। और जो आर्टिकल 3 में जो टेस्ट प्रोवाइड किया गया है, यानी जो 2 फैक्टर टेस्ट है, अगर वो पर्सन जो कोई क्वालिफाई कर जाए तो वो पर्सन गवाह हो सकता है। और फिर हम लोगों ने कहा कि कौन पर्सन गवाह नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड आर्टिकल 3, 16, 4 to 14 है कि आर्टिकल 3 में था कि जो पर्सन जो जो टेस्ट प्रोवाइड किया गया है क्वालिफिकेशन टेस्ट गवाह होने के लिए वो ला क्लियर कर सके आर्टिकल 3 के तहत, तो वो पर्सन गवाह नहीं हो सकता। इसी तरह आर्टिकल 16 पे कि कम्प्लेक्स जो है वो अपने को एक्यूज़ के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता ऐसे ऑफेंसेस पे जिसकी पेनल्टी हद के अंदर लग रही है। और आर्टिकल 4 to 14 के अंदर जो है वो फिर प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी है। और उसके अलावा कुछ पर्सन भी बताए गए हैं कि किल फैक्टर में गवाही नहीं दे सकते थे, वो हम पहले ही डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने बताया कि नेक्स्ट टॉपिक था कि कॉल पर्सन जो है वो कब आप लोग एक विटनेस को कंपेल कर सकते हो गवाही देने के लिए। तो आर्टिकल 15 है कि हम लोग उसे कंपेल तो कर सकते हैं गवाही देने के लिए, लेकिन उसके साथ हमें उसे कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, तो आर्टिकल 15 में था। और फिर उसके बाद 4 जो पोर्शन था इस चैप्टर का वो ये था कि कब किल मैटर में एक गवाह को गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, या प्रिविलेज कम्युनिकेशन है कि किल मैटर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो वो आर्टिकल 4 to 14 था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट सिनेरियो बताए कि किल पर्सन को किल फैक्टर्स पे किस चीज़ के खिलाफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है कंपेल नहीं किया जा सकता था गवाही देने के लिए। और फिर लास्ट पोर्शन जो हमारा लंबर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस था कि कितने गवाह चाहिए होते हैं कि केस के अंदर, और जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस किस तरह डिसाइड होती है वो आर्टिकल 17 था। तो ये इस तरह हमारा पूरा चैप्टर 2 जो है वो QSO का कंप्लीट हो गया।